नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनएस एजुकेशन पर। 500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो रिवीजन सीरीज है उसका यह पार्ट 2 है। तो इस वीडियो को भी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। यह सेशन शुरू करने से पहले जो हमारा पिछला वीडियो यानी कि पार्ट 1 था, उसमें जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय था उसका जो स्थापना वर्ष हमारे द्वारा 1985 बता दिया गया था, लेकिन जो उसका सही आंसर था वह 2008 था। तो इसको आप थोड़ा सही कर लीजिएगा और हम आगे से ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार की मिस्टेक हमारे द्वारा न हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। साथ ही कुछ और कमेंट हमने देखी है कि सर यह जो आप क्वेश्चन जो करा रहे हैं ये बहुत ही सरल है या बहुत ही इजी है। तो जो एग्जाम है उसमें इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन आते हैं और साथ ही जो आपको क्वेश्चन करा रहे हैं उससे जुड़ी पूरी डिटेल जानकारी आपको दे रहे हैं, तो जिससे कि आपका पूरा रिवीजन भी हो रहा है। और इसीलिए जो सीरीज हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है इसका नाम रिवीजन सीरीज ही रखा गया है। और आप चाहते हैं कि यह जो लेवल है उसको बढ़ा जाए, तो हम आगे जो हमारे वीडियो आएंगे उसमें क्वेश्चंस का जो लेवल है वह भी बढ़ा देंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। साथ ही बात करें कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो उनका नाम था उमा भारती और इनका संबंध भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से था। साथ ही बात करें कि मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किनके पास है, तो इसका जो सही जवाब है वह है शिवराज सिंह चौहान, जिनके पास की मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। उन्होंने नवंबर 2005 से दिसंबर 2018 तक सीएम कार्यालय में 13 साल सेवा की थी और जो वह अब है चौथी बार मुख्यमंत्री पद की उनके द्वारा शपथ ली गई है। साथ ही दिग्विजय सिंह जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनसे संबंधित एक फैक्ट है कि वह मध्य प्रदेश के पहले ऐसे सीएम थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में 2 बार 5-5 साल शासन किया था। साथ ही बात करें कि मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो उनका नाम कैलाश जोशी था। तो यह कुछ इससे जुड़ी जानकारी थी जो कि आप याद रख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो सबसे कम समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनका नाम क्या था। साथ ही अगला क्वेश्चन देखने से पहले हमारे पास आपके लिए कुछ बुक्स है जो कि पीडीएफ में उपलब्ध है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जो कि हाल ही में लॉन्च की है, इसमें आपको 2500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपकी आने वाली सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। साथ ही मध्य प्रदेश का करंट आउटलुक जो कि जुलाई का है अभी उपलब्ध है। अब जो अगस्त सितंबर और अक्टूबर का जो करंट आउटलुक है जल्दी ही आपके लिए उपलब्ध होगा। साथ ही कुछ और अन्य बुक जिसमें कि मध्य प्रदेश करंट आउटलुक जो कि जनवरी से जून 2020 तक का है, साथ ही मई जून का भी करंट आउटलुक हमारे पास उपलब्ध है। तो इसमें जो है यहाँ पर 2 है, एक जनवरी से जून तक का आपको मिल जाएगा, या फिर आप अगर मंथली लेना चाहते हैं तो वह भी करंट आउटलुक हमारे पास उपलब्ध है। और इसको लेने के लिए आप दिए गए नंबरों पर जाकर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही कुछ और है, रामबाण नोट्स है एमपी जीके के, साथ ही जीव विज्ञान नोट्स है या जो साइंस के है वह नोट्स है जो कि 11th और 12th के हैं। 8th 9th और 10th की जो साइंस है उसकी कंप्लीट समरी की भी जो है हमारे पास नोट्स उपलब्ध है। तो अगर आप इसमें से कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश की पहली न्यायाधीश कौन थी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है सरोजिनी सक्सेना, जो कि मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश थी। साथ ही बात करें कि जो हाई कोर्ट है उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। अनुच्छेद 231 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। तो अनुच्छेद 214 में यह कहा गया कि एक राज्य का एक न्यायालय होगा और न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संसद को दी गई है। और किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो वह अनुच्छेद है 231। साथ ही बात करें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, तो इसे 2 जनवरी 1936 को भारत अधिनियम 1935 के अंतर्गत बनाया गया था। शुरुआत में जो है इसे नागपुर में स्थापित किया गया था, लेकिन जब 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हो गया उसके बाद इसको जबलपुर में स्थापित कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है उसकी दो शाखाएं हैं, एक इंदौर में स्थित है और दूसरी ग्वालियर में स्थित है। इनको खंडपीठ भी बोला जाता है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन न होना। साथ ही बात करें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की, तो उनका नाम था एम हिदायतुल्लाह। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उनकी बात करें तो उनका नाम है संजय कुमार, जो कि कार्यवाहक है। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है पहला। इसीलिए जो है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। हाल ही में 2019 में जो है विश्व बाघ दिवस के अवसर पर एक बाघ गणना से जो संबंधित रिपोर्ट है वह जारी की गई है। तो उससे जुड़े कुछ आंकड़े भी देख लेते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो 29 जुलाई 2019 को विश्व बाघ दिवस के अवसर पर वर्ष 2018 में हुई बाघों की गणना के चौथे चक्र के आंकड़े जारी किए गए। तो किस नंबर की बाघ जनगणना थी? तो चौथे नंबर की। और किस वर्ष के आंकड़े जारी किए गए? तो 2018 के जो आंकड़े थे वह जारी किए गए हैं। यह जो सर्वेक्षण हुआ था इसके अनुसार 2018 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 2967 यानी 2967 हो गई है। साथ ही इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या जो है सबसे अधिक है और उनकी संख्या कितनी है? तो 526 है। इसके बाद कर्नाटक में 524 बाघों की संख्या है और उत्तर प्रदेश में 442। तो जो कर्नाटक है वह उसमें मात्र 2 बाघ हमसे कम है। तो यह इससे जुड़ी जानकारी थी। साथ ही यह जो बाघ गणना है वह हर 4 साल में एक बार होती है। इसके पहले 2006, 2010 और 2014 में यह बाघ गणना हो चुकी है। बात करें कि मध्य प्रदेश के कुछ राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य जिनको कि टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। तो उनमें एक है, उनके नाम इस प्रकार है: कान्हा किसली, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय गांधी और रातापानी अभ्यारण्य। तो ये कुछ अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान थे जिनको कि टाइगर रिजर्व का दर्जा इनको दे दिया गया है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 30 अप्रैल 1977 को जो है मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। मध्य प्रदेश में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। प्रदेश में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 3 अप्रैल 1997 से 23 जून 1997 तक, यानी कि लगभग 2 महीने तक जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। बात करें कि दूसरी बार कब लगा था, तो 17 फरवरी 1980 से लेकर 9 जून 1980 तक जो है यह राष्ट्रपति शासन लगा था। लगभग 4 महीने तक यह लगा था। तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वह लगा था 15 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 तक। तो यानी कि लगभग 1 साल तक यह राष्ट्रपति शासन जो है वह लगा था। तो यह जो राष्ट्रपति शासन लगने की अवधि थी। साथ ही बात करें कि राष्ट्रपति जो शासन है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर तथा अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र सरकार के आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार की विफलता के मामले में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो जो राष्ट्रपति शासन लगाने के आधार है वह अनुच्छेद 356 और 365 है। 365 में यह कहा गया है कि संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, यानी कि संविधान के अनुसार वहां पर कार्य नहीं किया जा रहा है तो वहां पर संवैधानिक तंत्र विफल माना जाएगा और इस आधार पर उस राज्य का जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। साथ ही 365 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि अगर केंद्र सरकार द्वारा कुछ निर्देश या दिशा निर्देश जो कि राज्यों को दिए गए हैं वो राज्यों के द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया गया है तो जो केंद्र है वह वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। साथ ही इसमें देखने को आता है कि जो रेलवे की सुरक्षा है वह भी न करने पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि जो रेलवे है वह है तो केंद्र सूची का विषय, लेकिन उसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वह राज्यों की है और रेलवे की सुरक्षा भी अगर इनके द्वारा नहीं की जाती है तो केंद्र जो राज्य है उस पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। साथ ही राष्ट्रपति की बात आई है तो वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति है उनका नाम है रामनाथ कोविंद और भारत के उपराष्ट्रपति उनका नाम है वेंकैया नायडू। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी जो कि आप याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में क्रिकेट हेतु किस क्लब की स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है पारसी क्लब की स्थापना क्रिकेट हेतु सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में की गई थी और मध्य प्रदेश में 1890 में इंदौर में इसकी स्थापना हुई थी।
वर्ष 1941 में महाराजा यशवंत राव ने कर्नल CK नायडू के नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की थी। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन ही बाद में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन बना था। तो यह क्वेश्चन भी आता है कि होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह जो एसोसिएशन था यही आगे चलकर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन बना था। वर्तमान में यह जो संगठन है या मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है, यह शीर्ष क्रिकेट संगठन है। यह प्रदेश के विभिन्न भागों में जाकर रणजी ट्रॉफी हेतु खिलाड़ियों का चयन करता है। साथ ही बात करें मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की, तो इसका जो मुख्यालय है वह इंदौर में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष का नाम अभिलाष खांडेकर है। साथ ही क्रिकेट की बात आई है तो भारत की जो सबसे बड़ी क्रिकेट संस्था है उसका नाम है BCCI और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है या चेयरमैन है उनका नाम सौरव गांगुली है। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी जो कि आप याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मलाचखंड खदान किस खनिज से संबंधित है? तो मलाचखंड जो कि बालाघाट जिला है उसमें स्थित एक क्षेत्र है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है तांबे के लिए। यह जो मलाचखंड क्षेत्र है यह प्रसिद्ध है। मलाचखंड तांबा खदान के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट जिला मैग्नीज एवं तांबा दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तो बालाघाट की बात आती तो वह मैग्नीज और तांबा दोनों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ मलाचखंड पूछा गया है तो वह तांबे के लिए प्रसिद्ध है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा फेरो मैग्नीज प्लांट भरवेली में लगाया गया है। यह एक जगह है जो कि बालाघाट में स्थित है। बालाघाट जिले की भरवेली उकवा तिरोड़ी माइंस मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यह कुछ खदान है जो कि बालाघाट में स्थित है जिनका नाम है भरवेली उकवा तिरोड़ी माइंस। यह मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का जो है तांबा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। तो तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर पूरे देश भर में और जो मैग्नीज है उसके उत्पादन में तीसरे स्थान पर। बात करें मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और मध्य प्रदेश की जो नवीन खनिज नीति है इसको कब लागू किया गया था? तो इसको 2010 में लागू किया गया था। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी। साथ ही यहाँ पर तांबे की बात आई है तो जो भारत में एक तांबे का एक प्रसिद्ध स्थान है जो कि राजस्थान में, जिसका नाम है खेतड़ी। यह भी जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो खेतड़ी है वह किस खनिज से संबंधित है, तो तांबे से, और किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा स्थान है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश देश भर में दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दूसरा स्थान है जैसा कि आपको बता दिया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है जो कि पूरे देश का 9.38% है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। यानी कि जब तक जो छत्तीसगढ़ है इससे अलग नहीं हुआ था तब तक क्षेत्रफल के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश था। लेकिन जब छत्तीसगढ़ का इससे विभाजन हो गया 1 नवंबर 2000 को, तो उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया क्षेत्रफल के मामले में। बात करें कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वह राजस्थान है। साथ ही जो बात कर यह जो मध्य प्रदेश है एक भू आवेष्टित राज्य है, यानी कि चारों ओर से यह भूमि से ही घिरा हुआ है। इसकी जो सीमाएं किसी भी समुद्र से नहीं मिलती और जिसकी सीमाएं जो है 5 राज्यों को छूती है। 5 राज्यों के नाम है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र। यह 5 राज्य है जिनसे कि इसकी जो सीमाएं वह छूती है। और 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जो जिला है वह भोपाल है जिसमें कि जनघनत्व 855 था और सबसे कम डिंडोरी जिले का था जिसका जनघनत्व 94 था। तो ये इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी जो कि आप याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा नरसंहार कहलाता है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है चरण पादुका नरसंहार जो कि छतरपुर में हुआ था। यह मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। यह कब हुआ था? तो यह जो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड चरण पादुका हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। यह हत्याकांड मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक कस्बे में हुआ था
और यह घटना 1930 में हुई थी। तो जो चरण पादुका नरसंहार है कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। और कहां पर हुआ था, तो छतरपुर में हुआ था। चरण पादुका छतरपुर में स्थित है। वही बात करें कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि भारत का था, जो कि अमृतसर के पास में हुआ था, तो यह जो है 1919 में 13 अप्रैल 1919 को यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था, तो यहाँ पर एक शांतिपूर्ण सभा के लिए जमा हुए हजारों भारतीयों पर अंग्रेज हुक्करमान ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। ये जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के विरुद्ध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। तो रोलेट एक्ट जो भी 1919 में आया था, जिसे कि काला कानून भी कहा जाता था, इसके विरुद्ध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग है वहां पर जो है इसके विरुद्ध में उनके द्वारा सभा की जा रही थी। तो जो जनरल डायर था उसके द्वारा अपने जो अंग्रेज सैनिक थे उनको यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दे दिए गए थे, और जो लोग सभाएं कर रहे थे उनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार जो था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। साथ ही बात करें कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसकी जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा कमीशन गठित किया गया था, तो उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। इस जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसको जांच के लिए गठित किया गया था। यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ग्वालियर में। तानसेन का जो मकबरा है वह प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। साथ ही कुछ और अन्य मकबरे जो कि हमारे लिए आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो तात्या टोपे की समाधि है वह शिवपुरी में स्थित है। साथ ही माधवराव सिंधिया की समाधि भी शिवपुरी में स्थित है। तो शिवपुरी में दो लोगों की समाधि स्थित है, एक है तात्या टोपे और दूसरे माधवराव सिंधिया। शिवपुरी में ही जो तात्या टोपे थे उनको फांसी दी गई थी। बात करें तानसेन का मकबरा, जैसा कि बता दिया है ग्वालियर में स्थित है। मोहम्मद घोष का मकबरा यह भी ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि यह भी ग्वालियर में, और झलकारी बाई की समाधि यह भी ग्वालियर में। तो यह जो चार लोगों की समाधियां, तानसेन, मोहम्मद घोष, रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई, जो कि रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी, इन तीनों की जो समाधि है वह ग्वालियर में ही स्थित है। होशंग शाह का मकबरा ये मांडू में स्थित है। मांडू जो कि धार जिले के अंतर्गत आता है। साथ ही रानी अवंतीबाई की समाधि और रानी गिरधारी बाई की जो समाधि है वह मंडला जिले में स्थित है। तो जो रानी गिरधारी बाई थी या रानी अवंतीबाई की जो थी अंगरक्षिता थी, तो इन दोनों की जो समाधि है वह मंडला जिले में स्थित है। साथ ही बात करें दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ पर है, तो यह बुरहानपुर में स्थित है। नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा यह भोपाल में स्थित है। रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर बरेला गांव में स्थित है। और पेशवा बाजीराव की समाधि रावरखेड़ी जो कि खरगोन के अंतर्गत आता है वहां पर स्थित है। तो यह कुछ समाधियां या कुछ मकबरे जो कि एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं या आने वाले एग्जाम में इनके आने की संभावना बनती है। तो यह हमने आपको बता दी है जो कि आने वाली एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो साथियों आज के इस पार्ट 2 वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।